नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी टीपू। और भारत में G20 शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान का भारत मंडपम कई इतिहास रच गया और इसके साथ ही समापन और प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश पूरी दुनिया को दिया उसे दुनिया ने कहीं ना कहीं आत्मसात भी किया और भारत की सोच, भारत के विजन की स्वीकार्यता के साथ इसका समापन। हालांकि बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो लगातार चल रही हैं इस वक्त और टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत की है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। जी बिल्कुल। G20 बैठक में शामिल विदेशी मेहमान राजघाट पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का शॉल पहनाकर सभी का स्वागत किया। आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 12 तस्वीरें। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो लीडर्स पहुंचे हुए थे वो पहुंचे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर। इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा पहुंचे थे, साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी वहां पहुंचे हुए थे। ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद वहां पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और प्रधानमंत्री ने बहुत गर्मजोशी के साथ खादी की शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। और जो महात्मा गांधी का संदेश है टीपू, वो भी कहीं ना कहीं वहां पर इस चीज की भी चर्चा हो रही थी। गांधी जी पर जो गाना है वो भी वहां पर चल रहा था। एक अच्छा माहौल था और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से नजर आए देश ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, उसकी बानगी इस पूरे G20 के जो इवेंट में है उसमें देखने को मिली कि किस तरह से आप देखिए कि विदेशी मेहमानों का स्वागत भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत किया गया। उसके बाद में अध्यात्म भी दिखा, सनातन जो परंपरा रही है इस देश की वो भी दिखी। उसके अलावा तमाम वो चीज़ दिखी जिससे देश की जड़ें यहाँ पर जो है यहाँ पूरे देश की जड़ें रही हैं। आपको बता दें कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को सौंप दी है। आप देख रहे हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर इंडोनेशिया की है जहां साल 2022 में भारत को प्रेसिडेंसी मिली और दूसरी तस्वीर में भारत ने ब्राजील को प्रेसिडेंसी सौंप दी है। हालांकि अभी भारत के पास 20 नवंबर तक जो है G20 की अध्यक्षता है और भारत ने आगे इसको लेकर एक वर्चुअल सेशन करने की भी बात कही है ताकि जो भी कंसेंसस इस बीच बनाए गए हैं उस पर दोबारा से बातचीत हो सके, उस पर मंथन हो सके। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सारी डिटेल सभी देशों के साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने समापन समारोह में क्या कहा। ब्राजील को हम पूरा सहयोग देंगे और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में G20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, suas altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50
pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o primeiro-ministro Narendra Modi pela condução eficaz da presidência indiana do G20 e pelo excelente trabalho na preparação dessa cúpula e no carinho que foi dedicado a todos nós convidados nesse dia que nós passamos aqui. Agradeço os esforços da Índia em dar voz a temas de interesse dos países emergentes. Por isso, eu quero me solidarizar aqui com o nosso querido companheiro, representante da União Africana, que agora faz parte do G20. Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. A arquitetura financeira global mudou pouco e as bases de uma nova se tratarmos da questão da desigualdade. A desigualdade de renda, de acesso à saúde, de educação, de alimentação, de gênero, de raça e de representação está na origem de todas essas anomalias. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Por isso, a presidência brasileira do G20 tem 3 prioridades: a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em 3 vertentes: a vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz: construindo um mundo justo e acordarmos a melhor política pública, se não alocarmos os recursos necessários para a sua implementação. Segundo, nós temos de ouvir a sociedade. Não existe governo sem sociedade. De engajamento tem a oportunidade de reportar suas conclusões e recomendações aos representantes do governo. Terceiro, nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer o desafio dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. O caminho que nos levará de Rio de Janeiro exigirá de todos muita dedicação e empenho. Os grupos técnicos e as reuniões ministeriais preparatórias serão sediadas em várias cidades de todas as 5 regiões do nosso país. Por isso, nós acolheremos os integrantes do G20 de braços abertos e precisamos efetivamente do apoio de todas as pessoas, inclusive a experiência dessa bem-sucedida cúpula feita no nosso querido país, que é a Índia. Terei a honra de receber todos vocês na cúpula do Rio de Janeiro em novembro de 2024. E quero, antes de bater o martelo, eu quero agradecer ao presidente Modi e agradecer ao povo indiano pela competência da organização. E eu quero lhe dizer, presidente Modi, que eu, particularmente, fico muito emocionado
quando estou numa homenagem ao nosso querido Gandhi. Todo mundo sabe que na minha vida política Mahatma Gandhi tem muito significado, porque a luta pela não violência é um exemplo que durante muitas décadas eu segui quando estava no movimento sindical. E por isso eu fiquei emocionado. Quero agradecer a oportunidade de ter ido prestar homenagem ao Gandhi e quero dizer a todos vocês que o Brasil assumirá o G20 e vamos fazer um esforço muito grande para conseguirmos fazer pelo menos igual os companheiros da Índia fizeram. Muito obrigado. Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 140 करोड़ की भारतीयों की इस मंगल कामना के साथ प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन का जो है समापन किया और कहा कि अभी नवंबर तक है उनके पास G20 की अध्यक्षता, और उसके बाद उन्होंने नवंबर के अंत में एक वर्चुअल सेशन की भी बात की और सभी देशों को शुभकामनाएं कि एक साथ मिलकर किस तरीके से एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। और संसद टीवी लगातार आपको G20 से जुड़ी हर अपडेट पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनोज वर्मा है हमारे साथ, साथ ही शालिनी खंडेलवाल जो कि भारत मंडपम से जुड़ी हुई हैं, अमरेंद्र गुप्ता हैं हमारे साथ और पवन कुमार शर्मा हैं। सवाल पवन से। पवन, चूंकि अब सेशन खत्म हो चुका है, बायलैटरल मीटिंग्स भी चल रही होंगी, इस समय क्या अपडेट्स वहां से आ रहे हैं? अमृता, जहां तक G20 शिखर सम्मेलन है वो अत्यंत सफल रहा है और इसकी औपचारिक समापन जो है वो हो गया है। जैसा हमने प्रधानमंत्री को अभी सुना कि ये जो G20 समिट के अंत में प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के कल्याण की जो है वो कामना की है। और इसके साथ ही अमृता, अब जो अगला G20 की अध्यक्षता है वो ब्राज़ील को सौंप दी गई है और जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और वो खुश भी नज़र आए। उसके बाद उन्होंने कहा भी और उन्होंने अगले जो G20 के टारगेट्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बात की। जहाँ तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है उसमें खास बात ये रही कि उन्होंने कहा कि जो दुनिया के बड़े संस्थान हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है
जो साफ इशारा जो था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ था, क्योंकि जब से ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बना है तब से इसमें एक भी सदस्य को नया नहीं जोड़ा गया है। और जहाँ तक भारत की बात है, भिन्न भिन्न देशों द्वारा, भारत द्वारा स्वयं भी और अलग देशों ने भी लगातार मांग करते रहे कि इसमें एक परमानेंट मेंबर के तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को भी शामिल किया जाए और बाकी भी देशों को इसमें शामिल करने की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने बात की सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा से। G20 भारत की अध्यक्षता में संपन्न हो गया है, बहुत सक्सेसफुल रहा है। और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, जो दुनिया भर का मीडिया आया था या राष्ट्रीय मीडिया था, उसकी कवरेज के लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र जी। सर, संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना बड़ा वर्किंग स्टेशन सर, 2-2 फ्लोर और 1300 वर्किंग स्टेशंस, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये जो मीडिया सेंटर, अब तो आज जो है हमारा जो समिट है ये आज ख़त्म हो गया है, पर मैंने इसके पहले ही एक हफ़्ता पहले ये कहा था कि वी विल सेट द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि इस तरह का मीडिया सेंटर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और अब आज आप यहाँ पर हैं और सारे इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया है, आप किसी से भी पूछ लें और लोग यही कहेंगे कि इस प्रकार का मीडिया सेंटर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये जो मीडिया सेंटर है ये हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बनते हैं उससे भी बेहतर बनाया है। और ये हम जो है गारंटी से कह सकते हैं कि इस प्रकार का मीडिया सेंटर जो यहाँ की फैसिलिटी है वो कहीं और उपलब्ध नहीं होती। आज आप जो है इंटरनेट की स्पीड देखें, अभी मैं देख रहा था 1 GB पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ उपलब्ध करी हैं। बाकी तो जो 1300 वर्क स्टेशन आपने कहे, ब्रॉडकास्टिंग रूम्स हैं, इंटरव्यू रूम्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम्स हैं, वो सभी उपलब्ध हैं। और साथ में रिफ्रेशमेंट, क्योंकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। सर, जो थीम है पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की थी, नदियों के नाम पे रखी गई, और जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं उनका नाम जो है, जो हमारी रेंजेस हैं, हिल्स और रेंजेस, उनके नाम पे रखा गया। क्या सोच इसके पीछे? इसका सोच एक तो यही है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो भी इंटरनेशनल मीडिया आता है उन्हें पता चले कि हमारा देश कितना बड़ा देश है, किस तरह की हमारे पहाड़ों से लेकर नदियाँ, उत्तर की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, और कोई ईस्ट टू वेस्ट जाती है, कोई वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कोई नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो तरह तरह की नदियाँ हैं। जो हमारे शिखर हैं वो वर्ल्ड में सबसे ऊंचे शिखर हैं, तो उसका सबको ज्ञान प्राप्त हो। वो पूछें कि यहाँ पर जो है, जहाँ हम बैठे हैं, ये क्या है, और उसका भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो और वो बताएं। जहाँ तक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश की, उसका प्रदर्शन भी हुआ, और उसका एक जो एग्जाम्पल है वो ये है। तो डिक्लेरेशन में भी वो शामिल हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप एज फार एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से भारत की सबसे बड़ी देन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें गवर्नेंस में जो हमारे 75 साल पूरे हुए हैं। और आज हम पूरे विश्व को ये बता सकते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे उत्तम चीज़ ग्लोबल साउथ के लिए नहीं है। और ये G20 के अंदर सभी देशों ने माना, इसीलिए उसका जो है विशिष्ट उल्लेख इस बार के इसमें है डिक्लेरेशन के अंदर। क्योंकि अब आप देखते हैं उसके जो 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो आधार जिससे आइडेंटिटी होती है, दूसरा UPI जिससे पेमेंट होता है, और तीसरा जो हम उससे आगे कुछ भी पेमेंट और या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें देखने को मिले हैं। और इसका आगे यूज़ अब चाहे ई-संजीवनी हो, चाहे ट्रेड हो, हर चीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं उनका साफ कहना है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया है उसमें भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मामला है, उसमें इसको शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो यहाँ प्रबंध किए गए हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पे, वो सभी जो है वो भी सफल साबित हुए हैं। पवन कुमार शर्मा, नई दिल्ली। और आइए अब देखते हैं हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की विशेष बातचीत G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अगर G20 की सफलता की बात की जाए, दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और भारत ने एक सहमति के साथ सारे देशों को तय करके, क्या संदेश है, क्या मायने हैं इस G20 जो दिल्ली में हुई? तो आपने देखा कल G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस से अडॉप्ट हुआ और सभी G20 मेंबर्स जितने भी लीडर्स हैं उनकी मतलब सहयोग और समर्थन से ही हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि भारत के अध्यक्षता में ये डिक्लेरेशन, एक तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मल्टीलैटरल प्रोसेस में डिक्लेरेशन काफ़ी देर से होता है,
मतलब फाइनल डे के लास्ट मिनट पे होता है, क्योंकि नेगोशिएशन चलते रहते हैं। सेकंड, आज के विवाद के समय पर ऐसे डिक्लेरेशन अटेन करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। पर पहला दिन में आपने देखा कि प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया था कि आपस में हमारे G20 के मेंबर्स सदस्यों के आपस में सहमति हो गई है और एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का अडॉप्शन भी हो गया। तो ये सभी के लिए काफ़ी मतलब एक सरप्राइज़ का फैक्टर था कि ऐसा महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जिसमें इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस के जो चुनौतियां हैं ग्लोबल लेवल पे, इनके मतलब सॉल्यूशंस भी हैं इसमें। तो पहला दिन में सबके मतलब सबका समर्थन लेके ऐसा डिक्लेरेशन अचीव करना काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अचीवमेंट है। जी, अफ्रीकन यूनियन का मुद्दा एक बहुत बड़ा हुआ जो भारत की पहल पर सहमति बनी, G20 में शामिल किया गया। इस पहल को आप कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका इस संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं अफ्रीका के साथ वो तो सैकड़ों साल पुराने हैं और हाल में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी 2015 में, और आज के जो रिश्ते हैं अफ्रीका से वो हमारे मतलब क्लोज फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के एक सिंबल है। और हमारा पोजीशन यही रहा कि आज के जो इंटरनेशनल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे UN है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें 21st सेंचुरीज़ की जो रियलिटीज़ हैं, आज के जो रियलिटीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए इनके जो रिप्रेजेंटेशन में, इनके सदस्यों में। तो जब हमने अफ्रीकन यूनियन को प्रपोज किया कि अफ्रीकन यूनियन एक G20 के परमानेंट सदस्य बनना चाहिए, तो हमारा पोजीशन यही पोजीशन का मतलब कंटिन्यूएशन है। और हम आज कह सकते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, और अफ्रीकन यूनियन को आज G20 के परमानेंट सदस्य बनाया गया है भारत के अध्यक्षता में। तो ये हमारे लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, सफलता कह सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारतीयता का संदेश दिया, भारतीय संस्कृति का संदेश दिया, इस G20 के जरिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का संदेश दिया गया, भारत लोकतंत्र की जननी है, ये संदेश भी गया पूरी दुनिया में। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? शुरू से ही ये प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि भारत का विभिन्नता और सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत, हमारे जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखाया जाए G20 के माध्यम के थ्रू। और 220 मीटिंग जो हमने किए हैं हमारे देश के 60 शहरों में, इसमें 330 कल्चरल इवेंट्स हुए हैं, 18,000 हमारे कलाकार इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया है इन्होंने। और आज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का शोकेस इस समिट में एक इतनी अच्छी तरह प्रदर्शन हुई है। आप RBI के इनोवेशन हब देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, आप डिजिटल इंडिया के एक्सपीरियंस जोन पे जाएं तो आप इंडिया स्टैक जितने भी जनधन, आधार, UPI, ई-संजीवनी, सभी हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन है। हमारे मोबाइल वॉलेट का भी एक प्रदर्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये हमारे शोकेस जो हैं भारत के, वो अच्छी तरह मतलब ये इस बहुत ही प्रभावी ग्रुप में प्रदर्शन किया, हमने ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शन किया। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बात की अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड से। दिल्ली में महाशक्तियों का महाकुंभ यानी कि G20 सम्मेलन चल रहा है। आज दूसरा दिन है और इस सम्मेलन से कई सारे बड़े टेकअवेज निकले हैं। बहुत सारे मसले हैं जिस पर बहुत सारी बातचीत हुई है और कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक ऐसा आयोजन है जिससे आपसी समझौते के साथ मिलकर हर चुनौतियों का सामना किया जा सके, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकली हैं। कई मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मार्गरेट मैक्लियोड, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं। हम सीधे बात करते हैं मार्गरेट से और समझते हैं कि भारत और US के रिलेशंस
उसके मायने क्या हैं और किस तरह के संदेश यहाँ से निकले हैं। मार्गरेट, सनसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मार्गरेट, मैं समझना चाहूँगा कि G20 का जो ये समिट है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और यूएस के लिहाज से भी अगर जानना चाहूँ तो आप इसे कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? जी, अमेरिका समझते हैं कि G20 एक ऐसा फोरम है जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला, दुनिया के सबसे बड़ी विकासशील, उभरती हुई और विकसित देश साथ साथ बैठकर अपने नुक्ते नज़र, अपने दृष्टिकोण शेयर करके इस मसले से निमट रहे हैं। और हम इसलिए G20 2026 में खुद मेज़बानी करना चाहते हैं। अच्छा मार्गरेट, एक चीज़ और बताइए कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं पिछले दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उनके रिश्तों में एक मजबूती देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं G20 समिट की, तो अगर जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट का वेलकम प्रधानमंत्री जी ने किया और आज सुबह राजघाट पे भी वही गर्मजोशी दिखी, कितना इम्पोर्टेंट इस तरह का वेलकम था, और जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपको किस तरह के मैसेज देख रही हैं? मेरे ख्याल में कि इन व्यक्तियों बस एक इशारा है हमारे दोनों लोगों के संबंध के, क्योंकि अमेरिका और इंडिया दोनों बड़े बड़े लोकतंत्र है और हमारे मुश्तरके मफादात बहुत है और हम तावन करने के लिए बहुत मौके हैं। मार्गरेट, एक चीज़ और, भारत और अमेरिका के जिस तरह के संबंध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की बात की जाए तो काफ़ी सारे मुद्दों पे भारत और यूएस की एक सहभागिता बनी है। अगर हम बात करें सरफेस से लेके स्पेस तक, तो कई सारी संधियों को देखा जा सकता है। इन संधियों को आप कैसे देखती हैं, और जो रिलेशंस है भारत और यूएस का उसे आप कैसे देख रही हैं? जी, ये संयुक्त जॉइंट स्टेटमेंट में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, जिसमें स्पेस तो एक है, जिनमें हम कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया दोनों साथ साथ मैन स्पेस एक्सप्लोरेशन पे सहयोग करना चाहते हैं। कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात भी थी, लेकिन ना सिर्फ स्पेस है बल्कि बहुत सारे स्टेम फील्ड्स में हम सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी उदाहरण थे, क्योंकि काफ़ी सारे एसोसिएशंस और पार्टनरशिप्स है जिसके तहत हमारे लैबोरेटरी से लैबोरेटरी की कोलैबोरेशन भी हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भारत जो अमेरिका के बीच में जो संधियां हैं उसमें जो G20 में से एक मैसेज निकला है कि जो G20 के कंट्री हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उसको न सिर्फ भारत ने बल्कि यूएस के साथ साथ पूरे G20 की कंट्री ने कहा है कि उनको विकासशील गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सहायता की जाएगी। और जिस तरह से यूएस का अप्रोच है विकासशील कंट्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, कल बहुत बड़े न्यूज़ थी कि अमेरिका हमारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो हम PGI कहते हैं, इनके तहत एक इंडिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप तक के आर्थिक गलियारे का ऐलान हुआ, और उसके तहत हम समझते हैं कि मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ अपने नागरिकों के लिए बेहतर तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं ताकि उनकी विकास और जल्दी हो जाएगा, और हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं जो अच्छी गुणवत्ता है, जो सस्टेनेबल है, जो रेजिलिएंट है, और हम उनको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ और
मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार चीन की विस्तारवादी नीति हो या आतंकवाद की बात हो, G20 समिट में कई ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज को भी एड्रेस किया गया है। लगातार अमेरिका ने भी आतंकवाद और विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है और कल का जो स्टेटमेंट आया, जो नई दिल्ली से जो घोषणा पत्र आया, उसमें भी साफ तौर पर दिखता है। इस मसले पर आपका क्या रुख है? बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक फोरम है और हम आर्थिक पहलू देख रहे हैं। अगर हम आतंकवादी के बारे में बात करें तो हम वो मालियाती वसाइल ख़त्म करना चाहते हैं और इन काम करने के लिए हम इंडिया से रब्ता रखते हैं। ये थी हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड, जिनका साफ तौर पर मानना है कि G20 समिट से जो घोषणा पत्र से जो निकला है उस मैसेज के मायने खासे इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं और ख़ासकर भारत और अमेरिका की दोस्ती खासी अहम मानी जा सकती है। उनका कहना है कि कई सारे मसलों पे एक संयुक्त तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग चल रहा है और न सिर्फ सरफेस बल्कि स्पेस तक कई सारी पॉलिसीज़ पे भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और अमेरिका की दोस्ती G20 के बाद खासी मजबूत हुई है। कैमरामैन पंकज सूद के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी। और शालिनी खंडेलवाल भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुक करते हैं भारत मंडपम का। शालिनी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी शालिनी, इस वक्त चूँकि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो वहाँ से जा चुके हैं, फिलहाल क्या अपडेट मैं आपसे जानना चाहूँगी? प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा कर दी है। ट्रॉयका में जो तीसरा देश है ब्राज़ील को दे दिया गई है उसकी अध्यक्षता, लेकिन अभी भारत के पास अध्यक्षता के 2.5 महीने बाकी हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन मुद्दों पर चर्चा करने की ज़रूरत है उन पर अभी आगे और चर्चा की जाएगी इन 2.5 महीनों के दौरान। और आगे प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल सेशन के आयोजन का भी आग्रह किया है। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने वर्किंग लंच में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई और दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाने पर परस्पर चर्चा हुई। इसके अलावा पिछले दोनों दिन प्रधानमंत्री ने 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातें की थी। आज भी प्रधानमंत्री कुछ और देशों के नेताओं से मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो भावना है वो साकार होते नजर आ रही है। सभी देश परस्पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवंबर तक देश की अध्यक्षता बाकी है, तो अभी क्या और पहल की उम्मीद आप कर रही है शालिनी भारत की ओर से? आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ अब AI के साथ भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। अमृता जी शालिनी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि RBI के फिनटेक विभाग के अंकुर सिंह ने संसद टीवी से विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा। हाल के कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन किए हैं उसे पूरी दुनिया ने पसंद किया है और इसकी झलक G20 शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की जो पवेलियन है इसमें खास तौर से जो हमारे डेलीगेट्स थे G20 देशों के, उन्होंने खास तौर पे रुचि दिखाई। अलग अलग जो इनोवेशन हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने उसकी पहल की है। किस तरह से डिजिटल करेंसी की ओर देश बढ़ा है और कितनी तरक्की उन्नति की है, इसको भी समझने जानने की कोशिश जो G20 देशों के सदस्य देश थे उनके प्रतिनिधियों ने की। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में कई इनोवेशंस कर रहा है। हाल फिलहाल में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की गई हैं, जैसे आपसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो उसे डिजिटल रुपी के माध्यम से जाना जाता है, जो आपकी फिजिकल करेंसी फिजिकल कैश है, एक डिजिटल तरीके से जो आपके मोबाइल वॉलेट में उपलब्ध रहेगा वो। तो ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने इस पर अभी तक पायलट लॉन्च किया है। तो भारत उन चंद देशों में से एक देश है जिसने इस पर पायलट लॉन्च किया है। साथ ही साथ UPI पेमेंट, जो कि फास्ट पेमेंट सिस्टम है भारत का, जिसमें इंस्टेंट पैसा एक से दूसरे को पहुंच जाता है। तो विदेशियों के लिए कि वो भी UPI भारत में आकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वो सुविधा भी प्रदान की है, तो वो भी काफ़ी पसंद की जा रही है। कई देशों में फास्ट पेमेंट सिस्टम्स नहीं हैं, तो वो चीज़ है। एक हमारे यहाँ पर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म हाल ही फिलहाल में गवर्नर ने अनाउंस किया था कि एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट,
जिससे क्या होता है कि बैंक फार्मर्स को या डेयरी सर्विस प्रोवाइडर्स को, इनफैक्ट एमएसएमई लोन्स, होम लोन्स तक के लोन्स किस तरीके से डेटा यूज़ करके दे सकते हैं। अब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बैंकों को एक सीमलेस प्लेटफॉर्म दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करिए और दूसरे डेटा सर्विस प्रोवाइडर उससे इंटीग्रेट करते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके के इनोवेशंस जो हम दर्शा रहे हैं, ये दूसरे देशों के लिए एक मिसाल साबित हो सकते हैं। वो भी इससे कुछ मतलब आगे आने वाले टाइम में अपने देशों में भी इस पे काम करने में आगे सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई देशों से लोग आए, ब्राज़ील से, मैक्सिको से, यूएई से लोग आए। यूएई से काफ़ी सीबीडीसी के ऊपर रुचि दिखाई गई। तो इस तरीके से कई देशों ने रुचि दिखाई है। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने बात की डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी अभिषेक सिंह से। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को दरअसल भारत ने डिजिटल इंडिया के जरिए ये समझाने की, ये बताने की कोशिश की है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। G20 के शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया की जो यात्रा रही है वो कैसी रही, और जो मेहमान आए उन्होंने किस तरह से उसको पसंद किया डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को, क्या रंग हैं इसमें, कितने रंग हैं, खुद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, शिखर सम्मेलन G20 जहाँ पर आर्थिक मुद्दों को लेकर चिंतन होता है, मंथन होता है, और ऐसे में भारत की डिजिटल इंडिया की जो यात्रा है उसमें कितने रंग और इन रंगों को कैसे पसंद किया विदेशी मेहमानों ने? देखिए, जैसे आप जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे आधार किया है, यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स किया है, डिजी लॉकर किया है, ई संजीवनी, दीक्षा, भाषिनी, तो ये सारे प्रोजेक्ट भारत को एक ऐसी पोजीशन दे दी है जिसमें पूरा विश्व भारत की तरफ ये देखता है कि आपने ये कैसे कर दिया, हम इससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक मुद्दा G20 की बैठकों में बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से डिस्कस हुआ, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोला गया, जिसको हम इंडिया स्टैक के नाम से और अपने प्रोजेक्ट के नाम जानते हैं, इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और पूरे दुनिया के देशों ने हमसे ये पूछा कि क्या आप इसको एक ग्लोबल DPI रिपोजिटरी, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने में मदद करेंगे, और करेंगे तो इसको बना करके पूरे विश्व को देंगे, जिससे कि कोई और देश अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहता हो, अपने यहाँ UPI टाइप का सिस्टम बनाना चाहता हो, या डिजी लॉकर, या टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी, या बच्चों के पढ़ाने के लिए दीक्षा चाहता हो, तो हम मदद करेंगे या नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कहा है कि भारत की जो डिजिटल क्रांति है इसको हम पूरे विश्व को उपलब्ध कराएंगे। तो उसी क्रम में जब पूरा विश्व भारत आ रहा था G20 के शिखर सम्मेलन के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा एग्जीबिशन लगाएं जिसमें ये सारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो दुनिया भर के पत्रकार आ रहे हैं, दुनिया भर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, उनको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाए कि वो आके स्वयं देख लें कि हम कैसे QR कोड करके 1 रुपये का भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं, कैसे हम विभिन्न भाषाओं में बात कर पाते हैं। और भाषिनी प्रोजेक्ट में तो न सिर्फ भारतीय भाषाएं जो हम करते हैं, बल्कि इस बार G20 की सारी भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया। तो जापानी लोग हिंदी में बात कर पाए, मतलब हिंदी भाषी लोगों से संवाद कर पाए, अपने प्रश्नों का उत्तर समझ पाए। और हमने एक ये डिजिटल एक्सपीरियंस जर्नी का एक बड़ा अनूठा प्रयोग किया, जिसमें जैसे मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप कैसे आप हेल्दी क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करिए, बिहेवियरल चेंज लाइए, तो वैसे आप साइकिल चलाते हुए डिजिटल इंडिया की पूरी जर्नी देख सकते हैं। और हर मुकाम पे आपको बताया जाता है कि ये आधार क्या है, GSTN क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है, MyGov क्या है, तो सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लोगों को बड़े सरल तरीके से मिल जाती है। अभिषेक जी, आपने कहा जो शिखर सम्मेलन G20 का दिल्ली में हुआ, इसमें खासतौर से डिजिटल इंडिया के जो अलग अलग आयाम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन पर खासतौर पर चर्चा हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसे देश जिन्होंने खास करके रुचि दिखाई हो, डिजिटल इंडिया को लेकर जानने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश की हो। ये बहुत सारे देश हैं। डिजिटल G20 की जो मीटिंग्स का क्रम हुआ है, इसी दौरान 6 देशों ने, आर्मीनिया है, सूरीनाम है, सीरिया लियोन है, एंटीगुआ बारबाडोस है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, पापुआ न्यू गिनी है, इन सब देशों ने हमारे साथ MOU करार पे हस्ताक्षर किए हैं, और हमसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे उनके देश में भी इस तरह की प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुणे में जब हमारी इसी तरह की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें हम लोगों को दर्शा रहे थे ये प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, तो वहाँ पे एक हमारे पास सूरीनाम की जो डिजिटल मंत्री हैं वो आई हुई थी, और किसी कारण
कारणवश उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और वो बोले हम सेशन में नहीं आ पाएंगी। तो हमने उनको कहा कि हमने ई संजीवनी का स्टॉल लगा रखा है, वहाँ पर जाकर के क्या आप किसी डॉक्टर से टेलीमेडिसिन से परामर्श करना चाहेंगी? तो फिर वो आई हमारे स्टॉल पे, उनका एक डॉक्टर से लाइव संपर्क हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और डॉक्टर साहब ने उनको ई प्रिस्क्रिप्शन पर्ची दी, दवाइयाँ मंगाई गई और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उसका प्रभाव ये हुआ कि न सिर्फ उन्होंने हमारी बैठकों में इच्छा पार्टिसिपेट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो भारत के साथ MOU करना चाहती हूँ, और उसी दिन शाम को MOU साइन हो गया। तो वो दिखाता है कि डिजिटल की कितनी ताकत है कि हम विभिन्न देशों को न सिर्फ अपनी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, बट हमारे संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। और जो लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़ हैं वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है कि कैसे भारत अपनी जो क्षमता है, भारत की अपनी जो कैपेबिलिटी है, भारत पूरे देश में विश्व में जाना जाता है एक IT सुपर पावर के रूप में, एक ऐसा देश जहां के लोग दुनिया भर की IT कंपनीज़ को लीड कर रहे हैं, कि कैसे हम पब्लिक सर्विसेज के लिए भी IT की जो सेवाएं हैं जो भारत में चल रही हैं और देशों को भी देने में सफल हो पाएंगे। जाहिर सी बात है इस G20 के शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया की तमाम उपलब्धियों को G20 के सदस्य देशों ने खासा पसंद किया है। अभिषेक जी, आपने संसद TV से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको मिलवाते हैं G20 के भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में अपनी कला के साथ आए कलाकार माजी खान मुतवा से। गुजरात के कच्छ इलाके के रहने वाले माजी खान 300 साल पुराने लीपान काम में पारंगत हैं। मैं माजी खान मुतवा, स्पेशलिस्ट ऑफ दमन आर्ट। मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ इंडिया की आबादी ख़त्म हो जाती है, यानी कच्छ का गांव सिणियाडो, वहाँ से मैं आता हूँ। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, यानी 350 साल से ज़्यादा पुरानी आर्ट है ये। तो इस आर्ट को जब शुरू किया गया तो वो उस गांव में, उस एरिया में शुरू किया जहाँ पर लोगों के पास व्हीकल, ऊँट और घोड़े हुआ करते थे। तो ऐसे गाँव में उन लोगों ने तब शुरू किया जब वो अपने घर बनाए तो पूरा मिट्टी से बनाते थे। उसमें उन्होंने इसको स्टार्ट किया कि डिज़ाइन बना के घर को खूबसूरत कर दें। तो वो उस समय के आर्ट स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब इसकी बहुत रकम बड़ी लोगों को चाहिए था, हर जगह पॉसिबल नहीं था कि लोग आर्टिजन को बुला सके, वॉल पे करवा सके, तब ये MDF वुडन पे अलग अलग मटेरियल पे जो बनाकर मिट्टी से डिज़ाइन है वो लेने लगे। तब ये जब डिज़ाइन है अब विदेश लोगों के सामने, हमारे मेहमान जो है उनके सामने आ रहे, तो वो उनकी आर्ट की स्टोरी सुन के बहुत खुश हो रहे कि यार ऐसा अमेजिंग आर्ट भी होता है क्या, ऐसा खूबसूरत आर्ट भी होता है जो मिट्टी से इतनी बेहतरीन डिज़ाइन बन सकती है और शीशे से इतना चमक सकता है। तो वो रीज़न देखकर भी बहुत खुश होकर वो ले रहे हैं। अब मिलिए G20 के भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में अपनी कला के साथ आए कलाकार दिलशाद खान से, जो कि कांसे पर नक्काशी के कार्य में पारंगत हैं। प्रधानमंत्री जी मेरी स्टॉल पर आए और ये मटका मेरी स्टॉल पर रखा था, उन्हें बहुत पसंद आया, और पसंद आने के बाद जब वो चले गए तो मेरे पास फ़ोन आता है कि आपकी स्टॉल पे मटका रखा था एक ब्लैक कलर का। मैंने कहा जी हाँ। तो बोले आप वो भेजिए, मोदी जी जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देकर आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मुरादाबाद में बहुत खुश हुए लोग कि आज हमारी कला विदेश जाएगी। विदेश जाती तो है लेकिन किसके हाथ से जा रही है? प्रधानमंत्री जी के हाथ से जा रही है। इसकी बहुत खुशी हुई। तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी कला को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया। और अब आपको मिलवाते हैं G20 के भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में अपनी कला के साथ आए कलाकार परेश राठौर से, जो अपने साथ गुजरात की विश्व प्रसिद्ध पिथौरा पेंटिंग लेकर आए थे। नमस्कार, मेरा नाम परेश राठवा है और मैं गुजरात के छोटाउदेपुर जिले से कमार गांव से मैं आता हूं। और हम लोग ये जो पिठोरा पेंटिंग जैसे बोला जाता है, ये पिठोरा पेंटिंग राठवा जो आदिवासी समुदाय छोटाउदेपुर जिले में रहता है उनके देवता है। ये 12,000 साल पुराना एक कला और संस्कृति है। उसमें छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, प्रकृति के अंदर जल जंगल जमीन के सभी जीवों को इसमें बनाया जाता है। और लास्ट में ऐसा बोला जाता है कि जैसी सुख शांति हमको मिलती है वैसी ही सुख शांति पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरी उसमें सुख शांति मिलती रहे। जैसे कि G20 समिट है, उसमें इनका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो यही एक सिद्ध करता है कि जैसी सुख शांति हमको मिलती वैसी सुख शांति पूरे समाज को मिले। ये हमारे भारत की परंपरा है। अब आपको मिलाते हैं G20 के भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में अपनी कला के साथ आई बुनाई की कलाकार
नीलम कौशिक से। नीलम यहाँ वीवर्स सर्विस सेंटर दिल्ली से आई थी। मेरा नाम नीलम कौशिक है और मैं वीवर सर्विस सेंटर दिल्ली से आई हूँ। तो आज मैं जो G20 में अपना दिखाने आई हूँ, ये मैं हमारा कि हम हैंडलूम का कपड़ा कैसे बनाते हैं। लोग कपड़े तो सब पहनते, लेकिन एक कि बनाते कैसे हैं, कि एक बनाना भी तो ये कि बनता कैसे। सब सोचते हैं कि आजकल पावर लूम भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी चल रहा है, लेकिन हैंडलूम बहुत कम। लेकिन जो जानता है तो वो पहचानता है कि हैंडलूम का कपड़ा क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो भारत मंडपम से देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत की झलक, कलाकारों की छाप हम देख रहे थे। और G20 समिट में आए विदेशी मेहमान महात्मा गांधी को नमन करने राजघाट पर पहुंचे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी सभी विदेशी मेहमानों का उन्होंने स्वागत किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने G20 नेताओं को खादी का शॉल पहनाकर सम्मानित किया। राजघाट पहुंचने वाले नेताओं में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल थे। एक पुरानी कहावत है कि सारी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। रविवार की सुबह दुनिया की सारी सड़कें एक ही तरफ गई और वो है राजघाट। राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि। उस गांधी की समाधि जिन्हें दुनिया महात्मा कहकर आदर देती है और हम भारत के लोग अपना राष्ट्रपिता मानकर श्रद्धांजलि। इसीलिए G20 समिट की दूसरी सुबह सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। हर मुद्दे पर दुनिया को एकजुट करने का हुनर भारत को आता है और ये हुनर गांधी के इस मानवीय सिद्धांत से निकला है कि सत्य और अहिंसा ही संसार को चला सकते हैं। G20 के सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत के नेतृत्व का लोहा माना। तभी तो हंसी खुशी G20 घोषणा पत्र को सबने स्वीकार कर लिया। वो सारे उसी वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना को लेकर राजघाट पहुंचे। राजघाट में उस महात्मा की समाधि है जिसका व्यक्तित्व देश काल की सीमा से बाहर जाता है। उस गांधी में अपनी श्रद्धा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 ने सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को अपने परिवार का नया सदस्य बनाया। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो विषमता और रंगभेद के शिकार रहे हैं। गांधी ने उसी रंगभेद और विषमता के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में पहली लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई सफल और सार्थक रही। कितना सुखद संयोग है कि 78 साल पहले अमेरिका का परमाणु बम जापान पर गिरा। बर्बादी के उस मंजर से आज भी मानवता सिहर जाती है। लेकिन युद्ध के आगे शांति और प्रेम का संदेश देने वाले गांधी की समाधि पर आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सर नवाने पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी। जिस हिरोशिमा पर परमाणु बम का कहर बरसा था, वो आज गांधी की प्रतिमा लगाकर दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन उस अमेरिका में जब इंसान और इंसान के बीच रंगभेद की निर्मम दीवार थी, उसको तोड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। किंग को शांति और साहस के साथ अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा महात्मा गांधी से मिली थी। उसी का नतीजा था कि अमेरिका में करीब 15 साल पहले पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बना। अमेरिका गांधी के इस मानवीय एहसान का हमेशा आभारी रहता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से विश्वास कर सकेंगी कि हार्ड मास का एक ऐसा आदमी भी कभी इस धरती पर चला था। वो गांधी कैसे रहे होंगे, इसकी परिभाषा उनका व्यक्तित्व लिखता है। उसी व्यक्तित्व की स्मृतियों को प्रणाम करने के लिए दुनिया के सारे ताकतवर नेता भारत के उस राजघाट पर एकत्रित हुए। वो सारे नेता राजघाट की पवित्र भूमि पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे होंगे। यकीनन विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश टीपू जो महात्मा गांधी ने दिया था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से दिया और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उसे स्वीकार कर रही है, मान रही है और ये बहुत बड़ी जीत भारत की। बिल्कुल अमृता, फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उस कहानी के साथ जो जुड़ी है G20 शिखर सम्मेलन से। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। G20 एक ऐसा मौका जिसने भारत के प्राचीन गौरव को दुनिया के सामने रखने का काम किया है। सभा मंडपम के रूप में सभा स्थल हो, परिसर में रखा महाकाय शंख हो, या फिर मंडपम के ठीक आगे भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा। सभी में भारत की मनोरम छवि प्रतिबिंबित होती दिखती है। G20 सम्मेलन के पहले दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का स्वयं खड़े होकर स्वागत किया, तो एक बार फिर भारत का इतिहास, देश की महान संस्कृति, अद्भुत कला शिल्प, सब कुछ दुनिया के सामने था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, एक एक करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रमुख आते गए और देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए इतिहास के स्वर्णिम क्षणों के गवाह बनते गए। ये सब कुछ जिस एक प्रतीक के रूप में सामने था, उसके विषय में थोड़ा जानना रोचक होगा। हम बात कर रहे हैं उस पृष्ठभूमि की जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। इसे G20 सम्मेलन का सबसे सुंदर चित्र कह सकते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर स्थित चक्र का प्रतिरूप, ऐतिहासिक अवसर का साक्षी। इसे धर्म चक्र के रूप में भी जानते हैं, सूर्य चक्र के रूप में भी। सनातन की मान्यता है कि समय परिवर्तनशील है और सतत गतिशील भी। ये चक्र भारत की वैज्ञानिक विरासत को दर्शाता है। ये चक्र भारत के विकसित खगोल शास्त्र के अध्ययन को दर्शाता है। ये चक्र भारत की विकसित काल गणना और पंचांग को दर्शाता है। विकसित भारत का प्रतीक है ये चक्र, जहां विश्व के अलग अलग देशों से आए लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इसे धर्म चक्र कहें या काल चक्र, इसका संकेत स्पष्ट है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो काल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। आज से लगभग 750 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये आदिदेव सूर्य को समर्पित है। ये चक्र अनुग्रह, प्रसन्नता और जीवन की लय को दर्शाता है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, यानी कुल 24 पहिए। इन 24 पहियों को दिन के 24 घंटों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में 12-12 अश्वों की 2 पंक्तियां भी हैं, जो 12 महीने की प्रतीक हैं। मंदिर में 12 राशियों के प्रतीक के रूप में आधारभूत 12 महाचक्र हैं। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। सूर्य के 7 घोड़े उनकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इन तथ्यों से गुजरते हुए कह सकते हैं कि एक बार फिर भारत इस काल चक्र की धुरी बना है। ये समय विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के फिर से उदय का है। ये समय भारत का है।